चलिए शांत हो जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें क्या हुआ था? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, चाहे वह मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड का रहा हो या डिफरेंट कंपाउंड का रहा हो। याद कीजिए, HCl के बीच हुआ था, H2O के बीच हुआ था, NH3 के बीच हुआ था, सॉरी एच एफ के बीच हुआ था। आज जो होगा उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर, ये एक ही मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड विद इन वन मॉलिक्यूल। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड विच फॉर्म्ड विद इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेहतर होगा कि हम इसको एक एग्जांपल से समझें, डेफिनेशन से ये कम समझ में आता है। करें क्या इसका एग्जांपल? इधर देखिए, पहले तो पढ़ाई शुरू हो गया, खिस्सा करना बंद कर दीजिए। खिस्सा करते रहिएगा तो पीछे रह जाइएगा। अब चेंज करें? देखो, थोड़ा बताओ तो इसको। क्या इस मॉलिक्यूल से पहले से जान पहचान है क्या? क्या है ये? बेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यही है बेंजीन। हालांकि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसके बारे में अभी तक हम आपको कुछ नहीं बताएं। आप यदि इसको जानते हैं तो पहले से जानते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। अब इसके बारे में और जानिए। जब बेंजीन रिंग में आप OH लगा देते हैं, OH को कहा जाता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब इसको क्या कहते हैं पता है आपको? अब इसको कहा जाता है फिनॉल। फिनॉल। ये सब आपको 12th में पढ़ना है, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में इसके बारे में प्रिपरेशन, इसका प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ना है। और इसी में जब आप इसमें CHO लगा देते हैं तो इसे, तो इसको कहा जाता है सिलिसाइल डिहाइड। लेकिन ये जितना नाम हम बोल रहे हैं इसमें से आप कुछ नहीं जानते और अभी आपको जानना भी नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि ये सब आप आगे आएगा पढ़ने के लिए। समझने वाली बात इसमें बस एक ही है कि यह एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ कई मॉलिक्यूल नहीं है। ये सारे के सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो एक ही मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब देखो, ये जितना भी कॉर्नर तुम देख रहे हो,
पता है ये कॉर्नर क्या है? कार्बन। ये सब कार्बन है। तो यहाँ पर कई मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत कई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। यदि हम इसको और डिटेल में बनाना चाहें तो ये, अच्छा कौन कौन बताएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपको पता है? कितने लोग जानते हैं? बताइए तो। एल्डिहाइड है ये आपको पढ़ना था 10th में। इसी को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए बात बराबर है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते तो मत जानिए। इसको हम देखेंगे जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो काफी डिटेल में बताएंगे। तो इसी सी एच ओ को ऐसे बनाया जाता है कुछ इस तरह से। और ये जो ओ एच आप देख रहे हैं इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो जो चीज पहले था वही अब भी है, बस उस समय कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में था। इस बार थोड़ा उसको डिटेल में सबको अलग अलग कैसे कैसे जुड़ा हुआ है उसको दिखा दिया गया। अब बताइए कि ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण किस कंडीशन में होता है? जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, या तो फ्लोरीन से या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेकेंड पॉइंट पर है, पोजीशन पर है। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए कि यहाँ पर इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पार्शियल निगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव एंड ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये विद इन वन मॉलिक्यूल बना है। इसको किसी, जैसे आप पिछला केस में क्या किए थे, एच एफ का एक मॉलिक्यूल, फिर एच एफ का ये दूसरा मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड का ये दो मॉलिक्यूल। और इस दोनों के बीच आप याद करो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर एक ही में काम चल गया। इसीलिए इसको कहा गया इंट्रा मॉलिक्यूलर, अंतः इसको बोला जाता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इसको बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या कहलाता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आगे की बात सुनेंगे। जैसे आप सिंपली सोचिए, हम एक मॉलिक्यूल हैं और हम इस दोनों हाथ को फैला के रखते हैं। हमारे जैसा 10 और आदमी है जो हमारे अगल बगल है, सब आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ता हुआ चला जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये 10 आदमी यानी 10 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएगा, हाँ या ना? और ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा तो उसका जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा, उसमें एक भारीपन आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्डिंग हम बनाए ये कैसा बॉन्डिंग कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? ये इंटरमॉलिक्यूलर कहलाएगा क्योंकि अलग अलग आदमी के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जरा सोचो आप कि यदि हम अपना ये दो हाथ कुछ इस तरह से पकड़ लें, मतलब हम अपने हाथ से ही हम अपना हाथ पकड़ लें, क्या ऐसी स्थिति में हम दूसरे से जुड़ पाएंगे? जुड़ना तो छोड़िए, हम और आइसोलेट हो जाएंगे, हम और अलग हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमारा इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा या सेम रहेगा? जनरली घटता नहीं है, सेम रहता है। तो ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूलर वेट यदि सेम रह गया, बढ़ा नहीं, उस समय एसोसिएशन हुआ तो बढ़ गया, इस समय एसोसिएशन नहीं हुआ तो सेम ही रह जाएगा, हम आइसोलेट हो जाएंगे। अब जरा बताओ कि करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल पहले वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण किया उस केस में, और करोड़ों और अरबों मॉलिक्यूल इस केस में जो हम सेकंड वाला केस देखें उसमें यदि जुड़े, तो किस केस में लिक्विड को बॉईल करना आसान होगा, उसको उड़ा देना, उसको वेपराइज कर देना, किस केस में आसान होगा? पहले केस में या सेकंड वाले केस में? इंटर मॉलिक्यूलर वाले में या इंट्रा मॉलिक्यूलर वाले? आसान होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर वाले केस में। क्यों आसान होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी आइसोलेट है।
आप आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O का एक मॉलिक्यूल ये रहा, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, H2O का तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा। ये मॉलिक्यूल यदि आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए, तब ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना रहेगा। तब ये किस फॉर्म में चला जाएगा? वेपर के फॉर्म में, गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये गैस फॉर्म में नहीं रहकर लिक्विड फॉर्म में है क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पिछला क्लास में बताया गया था आपको। आप बताइए कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था तब ना ये सब लिक्विड फॉर्म में रह रहा था। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये भी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड किसी के साथ बना रहा होगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में बना हुआ है, आप जैसे ही इसको गर्म करिएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड जिस समय टूट जाएगा उस समय ये वेपोराइज हो जाएगा। फिर आपके बर्तन में ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहकर एटमॉस्फेयर में गैसेस स्टेट में चला जाएगा और वाटर का वेपर बना देगा। लेकिन आपको याद होगा H2S के बारे में आपको बताया गया था कि इसमें किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, जिसके वजह से ये ऑलरेडी गैस गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्या ये नहीं बताया गया था? तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो निश्चित है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट द मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को क्या करता है? एसोसिएट करता है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। किसके वजह से? इंटर हाइड्रोजन या इंट्रा हाइड्रोजन की वजह से? इंटर हाइड्रोजन की वजह से। और यदि हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एसोसिएट द मॉलिक्यूल्स, रादर इट डज चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हम बताना भूल गए, थोड़ा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पर आएंगे। आप एक चीज देखो, यदि हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, देखिएगा ध्यान से, इस बॉन्ड को यदि हम तोड़ दें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ओपन कंपाउंड हो गया यहां तक, यहां पर, अरे इस रिंग के बाहर। लेकिन यदि हम इसको बना दें तो बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है चिलेशन, और कहीं भी चिलेशन लिखा हुआ रहे ना तो इसका मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो तुम एक चीज ध्यान रखना कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगा ना तो रिंग फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल्स में चिलेशन होगा। और चिलेशन जब भी होगा ना तो वो 5 to 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण करेगा। 5 से लेके 6 या उससे ज्यादा एटम यदि रिंग में आ रहे हैं तभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा, अन्यथा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं होगा। इस ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कार्बन ये मेंबर की संख्या कम हो तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा मेंबर इसमें आता जाएगा एंगल बड़ा होता जाएगा और रिपल्सन कम होता जाएगा, तो वो आसानी से फॉर्म हो सकता है। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण सिर्फ तभी होगा जब 5 to 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। क्लियर है ये? लिखेंगे इसको। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यही है आपको इंट्रामोलिकुलर। हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख दे रहे हैं। लिखो पहले।
अरे बुआ, वहां से स्टार वाला सारा स्विच ऑन करो तो। क्या हो गया, बना बना लिए? लिखेंगे। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग leads to chelation. What does it mean? Ring formation. Intramolecular hydrogen bonding leads to chelation, ring formation. Generally, 5 to 6 membered ring formation occurs during intramolecular hydrogen bonding. तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ना, तो वहां पर 5 to 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक बात और, सभी बॉन्ड होगा कोवैलेंट। जैसे देखिए, ये बॉन्ड कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट, ये डबल कोवैलेंट, ये सिंगल कोवैलेंट। लेकिन उसमें एक जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, आप एक बात बताओ, यदि ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लिया, तब तो ये दूसरे से फिर अब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाएगा। बोलिएगा ध्यान से, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जैसे इस तरह का आप 100 मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये एक मॉलिक्यूल यदि अपने आप में ही जुड़ गया, तो इसके जैसा 100 मॉलिक्यूल सब अपने अपने में जुड़ जाएगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरे को तीसरे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर चीजें आइसोलेट हो रही हैं, अकेला पड़ रहा है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और कहा जा सकता है कि जिस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट घटना है। इस स्टेटमेंट को पूरा कर चुके हैं, इसका पहले कुछ एग्जाम्पल लिखिए। अरे यार, कितना धीरे चलते हो रे। हम्म। हम्म। क्यों? ऐसा क्या गड़बड़ लग रहा है? हो रहा है, सारा सिस्टम वहां दिखते रहता है। क्या रे बॉस? वाह। ओ छोड़ो, निकाल लें, तुम नहीं ये लिखेगा तो क्या होगा? बिना मतलब का लिखे जा रहा है, सब कुछ जरूरी है रे, टोटल लिख ही लेगा। छोड़ो, उतना टेंशन क्या लेना। चलो बढ़ो आगे। देखो, ये NO2 ग्रुप है, इसको नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन हम अभी नाम किसी का इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप लिख लीजिएगा और कॉपी बाद में देखिएगा, तो आपको लगेगा कि ये नाम कहाँ से आ गया, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कंफ्यूज जब हो जाइएगा, तो फिर कंफ्यूज होने के लिए लिखे ही क्यों? और लिख
हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी हम आपको बताए नहीं, अभी आपको जो बता रहे हैं आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या ये एक मॉलिक्यूल है या नहीं? एक ही मॉलिक्यूल है, बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है। बताइए कैसे? यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। डेफिनेटली इस दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा। और आप ध्यान से देखिए, 6 मेंबर रिंग यहाँ भी बन रहा है, देखो तो इधर, इधर देखो, इस रिंग का हिस्सा ये कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा आइटम, ये चौथा आइटम, ये पांचवा आइटम और ये छठा आइटम। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ना इसमें 6 मेंबर्ड एक एडिशनल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एक रिंग तो पहले से बना हुआ था, एक रिंग बाद में बना। उतारेंगे इसको। चलिए अब नीचे एरो देके लिखना शुरू कीजिए, तो स्टेटमेंट इसका लिखेंगे। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग causes association of molecules। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? नहीं, जुड़ना। डिसोसिएशन अलग हो जाना, टूट जाना। एसोसिएशन का, एसोसिएशन किसी चीज का एसोसिएशन होता है, संगठन, उसी से संबंधित वर्ड है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू दिस इफेक्टिव molecular weight effective molecular weight of substance increases। तुम एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करते हैं हम लोग बीपी से, और मेल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करते हैं एमपी से। तो लिखेंगे इट मीन्स, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं क्या? लिखेंगे इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point of substance increases due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अभी आप पढ़ रहे थे इंट्रामोलिकुलर, लेकिन चर्चा अभी इस स्टेटमेंट में किसका हो रहा है? पढ़ रहे थे इंट्रामोलिकुलर, चर्चा हो रहा है इंटरमोलिकुलर का। अब चर्चा होगा किसका? इंट्रामोलिकुलर का। लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
does not associate the molecules, rather it does chelation, and hence melting point and boiling point of substance decreases. अब जो बात अभी आप पढ़ रहे हैं इससे संबंधित क्या पूछा जाता है, इसको समझो आप। मिटा दें इसको। तुम लोग का टाइम चेंज हुआ है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? धीरे धीरे स्कूल में तुम लोग को ढिलाई करेगा अब, क्या कि वहां ऊपर पर सरकार सब जो है ना आपस में अपने लड़ा हुआ है। लड़ाई इसलिए किए हुए है कि सरकार अलग परेशान है अपना नियम लागू करने के लिए, बीपीएससी अलग परेशान है अपना नियम लागू करने के लिए, राज्यपाल अलग परेशान है अपना नियम लागू करने वो कहता है कि आप अंडर 10 लेवल को देखिए, उससे ऊपर के का व्यवस्था हम देख लेंगे, यूनिवर्सिटी को आप टच मत कीजिए। लेकिन बिहार सरकार उसमें भी टांग अड़ा रही है। तो कल ही इस पर तीखी बहस हुई है सब आपस में। अरे सब है कि मिला जुला सरकार है, जिसको जो मन में आता है वो अपना करते रहता है, सब आपस में उलझा हुआ है। तो व्यवस्था ऐसा उल्टा पुल्टा है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होना ही है। सब आपस में लड़ गया। पहले तुम लोग को पता होगा कि टीचर सबका छुट्टी रद्द कर दिया था। इधर 1-2 दिन पहले न्यूज आया होगा कि नहीं, फिर से छुट्टी को बहाल कर दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब किस मानसिकता को दिखाता है? आप राज्य चला रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है, 10 दिन पहले नोटिस निकलता है कि सब छुट्टी रद्द है, फिर 10 दिन के बाद निकलता है नहीं नहीं छुट्टी होगा। इसका मतलब क्या समझ, इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं मैच कर रहा है, सब आपस में लड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है। तुम लोग अपने आप पर ध्यान दो, नहीं तो तुम लोग का करियर जो है ना आ जाएगा बिहार सरकार। चलो इधर देखो। एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जिसमें हम इसको ऑप्शन नंबर 1 मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा ये वाला कंपाउंड है। चलो इधर देखो। इसमें अभी तुरंत आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करवाए थे। जरा बताइए कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? इसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये इतना ना ज्यादा दूर है कि इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से दर्शन ही नहीं होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल एक बर्तन में ये रखा हुआ है और 100 मॉलिक्यूल आपस में ये रखा हुआ है, इसको कहा जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसको कहा जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, नाम पर मत जाइए, काम पर जाइए। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप में एसोसिएट हो जाएगा, मतलब अपने आप में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा थ्रो थ्रो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सब ये सब इंट्रामोलिकुलर नहीं करेगा, ये सब कर लेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए क्या है इंटरमोलिकुलर करेगा? यहां पर O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H, और यहां पर N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, O। तो एक मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट दोनों मिलके आपस में कैसा बॉन्ड बना लेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर आपको बनेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
जो बात अभी आप पढ़ रहे हैं ये सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में खूब मिलेगा। इसको यहीं पर बढ़िया से समझ लीजिए, वहां पर इतना समझाने का मौका हमारे पास नहीं रहता है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, बताइए। इसका कम होगा या इसका ज्यादा होगा? इसका कम होगा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन रहा है और उसका ज्यादा होगा, तो 2 का ज्यादा होगा और 1 का कम होगा। समझे कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से आता है, उतारेंगे। हो गया। तुम एक चीज ध्यान रखना, सुनो। रिंग में यदि, लोग बात बहुत करते हैं लेकिन, रिंग में यदि 1 2 पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ रहेगा ना तो इंट्रामोलिकुलर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। वो दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। चलिए अगला एग्जांपल लिखिए तो। अगला एग्जांपल में यहाँ जो आप याद कीजिए, पहला एग्जांपल में यहाँ NO2 नहीं था, क्या था? CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अगला ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, NO2 को हटाइए, CHO को जोड़ दीजिए। NO2 को हटाना है, इसी के जगह पर CHO लिखना है, और दोनों में ऑर्डर यही सेम होगा, यही होगा। तो ये अगला एग्जांपल देख के लिखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लिख दो CHO और यहाँ पर लिख दो CHO, फिर वही ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। बनाएंगे फिर से, इसी में काट के मत बना दीजिएगा, दूसरा बनाइए। कुछ लोग तो काट के बना दिए। और आप सभी आदमी ध्यान दीजिए, रिंग में डबल बॉन्ड देना जहां कुछ लोग भूल गए हैं, रिंग में डबल बॉन्ड डालो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ये। आज बिरनी के खोता को हटा दिया गया है, और बड़ा अफसोस हुआ इस काम को करते हुए, और इस काम को हम ही किए भी हैं। नॉर्मल एगो गमछा लिए मथा में लगा लिए, और वो क्या होता है, काला हीट, वही ना होता है। उसका स्प्रे किए, मतलब स्प्रे जैसे किए, बस सब बेहोश हो गया, सब नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो उसको हटाना पड़ा, मजबूरी था। किसी दिन किसी को काट लेता ना, 10 को काट लेगा, बुखार पकड़ा देगा आदमी को, मर गया, बेहोश नहीं है। वो बोला था कि बेहोश होगा, हम बोले कुछ ऐसा कीजिए, मरे नहीं, बोला नहीं बेहोश होगा, लेकिन लगता है ज्यादा पड़ गया डोज। तुम लोग का जान बचाने के लिए यदि उसका जान ले भी लिए तो चलो ठीक है। कुछ बापड़े कुछ कर रही है, पेड़ नहीं है तुम्हारा है, आदमी थोड़े मरा है। एक दूगो जो घर से निकला हुआ था वो सब बच गया। अच्छा बदला लेगा, हाँ तुमको काट लेगा और क्या, हमको क्यों काटेगा, वैसे थोड़े होता है। चलिए उतारिए। हो गया क्या? अच्छा एक चीज बताओ और, ऐसा तुमको नहीं लग रहा है कि ये, अच्छा तुम लोग आइसोमर का नाम सुने हो? क्या होता है आइसोमर? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but their structures are different, but different structural formula भी इसको बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। हालांकि आइसोमेरिज्म भी आपको पढ़ना है, हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर बोल नहीं सकते। लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप जानिए
जितना कार्बन एटम इसमें है उतना ही कार्बन एटम इसमें है, जितना हाइड्रोजन एटम उसमें है उतना ही हाइड्रोजन एटम इसमें है, जितना ऑक्सीजन एटम उसमें है उतना ही ऑक्सीजन एटम इसमें भी है। इस हिसाब से इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आपस में समान है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर के अलग अलग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो आप यहां पर एक चीज लिखना कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। सुनिएगा, जनरली ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन आते रहेगा तो वहां पर कुछ कुछ एक्सेप्शनल बात आता रहेगा। जैसे देखिए, एक्सेप्शनल बात यहाँ क्या है, H2O और H2S में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ो तो, ए क्या है रे, मारेंगे तो थोपी बस, मजाक की जा रही है। पढ़ रही है कि हंस रही है तुम तीनों? क्या कर रही है? एक तो रेगुलर क्लास नहीं करती है तीनों, और ऊपर से आती है तो नाटक। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। 18। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए तो, सल्फर का अकेले 32 होता है, कितना हो जाएगा? 34। अब बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बावजूद इसके बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है और इसका कम होता है। क्या है? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसमें तो किसी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। आई बात समझ में? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इसीलिए यहाँ जनरली वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता है। बेकारे बिरनी का खोता हटा दिया गया, ये सब जो बदमाशी करती है उसको वहां बैठा के बिरनी में, बिरनी खोता में एक ढेला मार दिया जाता है। अभी भी है, दोबारा फिर लगाएगा, लगाने देता है, बदला लेगा हमसे। हो गया लिखा हुआ, बढ़े आगे। सुनो, यहाँ देखो, CH3 CH2 CH2 CH3। एक बार फिर से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया है, और हमको ऐसा लगता है कि 9th 10th में आप थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। आप क्या इसका नाम बता सकते हैं कोई आदमी? पेंटेन इसका नाम है। ये सब हम आपको बताएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो यही सब स्टार्ट होगा। इसमें कार्बन कितना है? 5, और हाइड्रोजन गिन लीजिए टोटल 12 होगा। C5H12 है ये। इसी में मान लो, इसको हम नंबर 1 कंपाउंड मान लेते हैं, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। और इसको हम मान लेते हैं नंबर 3, CH3 CH2 CH3। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये उससे छोटा मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट उससे कम होगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा क्या होगा बताइए तो? सबसे ज्यादा किस में होगा? पहला में सबसे ज्यादा, दूसरा में उससे कम, और तीसरा में सबसे कम। क्या इसमें कोई परेशानी है? बता रही परेशानी अब अगला में आएगा। अरे, हंस रही है तुम भी, जा भी लगा के।
चाबी है होगी। क्लास में मास्क लगाना कौन जरूरी है? कोरोना है? कहाँ जान गया तुम्हारा? कोरोना है। चलिए, अब अगला एग्जाम्पल पर आइए। इसी टाइप का एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप उलझ जाइएगा। हाँ, देखिए तेजी में। आज वेडनेसडे है ना या ट्यूसडे है? आप लोगों को आप लोगों को ना सैटरडे को छुट्टी रहेगा, उसके बदले संडे को पढ़ाएंगे। संडे को 2-3 घंटा। 2 बजे बुलाएंगे, 6 बजे छोड़ेंगे। यहाँ देखो, अभी तुम हल्ला करना, बाद में कहना लिखे नहीं है। लिखो साथ साथ। बताइए तो इसमें कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन है? कार्बन 5 है। और ये एल्केन का केस है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन हो जाएगा 2 गुना से 2 ज्यादा। तो C5 है तो H12 होगा। तो यहाँ पर ये है C5H12। अब हम एक दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, और ये कंपाउंड ये है CH3CH CH3 CH2CH3। आप जब इसको भी गिनिएगा ना कार्बन हाइड्रोजन, तो ये भी सेम आएगा। आप घर पे जाके बैठ के गिनते रहिएगा। CH3 C, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। आप देखिएगा सब मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है कार्बन। और आप इसका भी फॉर्मूला देखिएगा तो ये आएगा आपको C5H12। अब आप बताओ कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, तो निश्चित है कि सबका मॉलिक्यूलर वेट समान होगा। और यदि मॉलिक्यूलर वेट समान होगा तो आपको क्या लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो समान होगा, सबका सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा या डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा? पहले बोल दिए हैं। बताइए, खड़े होके बताइए, क्यों होगा अलग बॉइलिंग पॉइंट? आइसोमर्स है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा ही। बैठ जाइए, सुनिए इधर। प्रॉपर कॉज तो आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक आप ये सही बोल रहे हैं कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है कलर, गंध, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। ये सब आता है किसके अंतर्गत? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो वास्तव में इस तीनों का ये बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। अब जानिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, सबसे ज्यादा होगा 1 का, इससे कम होगा 2 का, और सबसे कम होगा 3 का। लेकिन फिर इसका कुछ कारण होगा ना। तो इसका कारण ये है, सुनिएगा ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाता है, यदि वो आइसोमर है तो। यहाँ पर 2 बार ब्रांचिंग हुआ है, यहाँ पर 1 बार ब्रांचिंग हुआ है, यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि खाली ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना कि ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये स्टेटमेंट बनता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, थोड़ा आप ऐसे सोचिएगा। ये टोटल अनब्रांच्ड है तो एकदम एक लाइन से है, हाँ या ना?
बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये कार्बन एटम बीच में ढक जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा? तो जितना सरफेस एरिया इसमें आएगा उससे कम सरफेस एरिया इसमें आएगा, और उससे भी कम सरफेस एरिया इसमें आएगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के टच में उतना ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा टच में रहेगा वहां अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और उसको अलग करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आइसोलेट करने के लिए, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि इन केस ऑफ आइसोमर्स, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? सरफेस एरिया का। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। मतलब ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया उतना कम होगा। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया रे, तो बोलना चाहिए था ना। तो अच्छा, इसीलिए तुम लोग इतना ज्यादा हल्ला कर रहा था। देखो ऐसा है ना कि तुम्हारे अब इस टाइम में मात्र एक ही बैच तुम्हारा ही है, और पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाने में तो लीन हो जाएंगे, हमको पता होता थोड़े चलेगा कि तुम्हारा टाइम कब हुआ कब जाएगा। तो जब जाना हो ना तो एक बार बोल दिया करो। हेडिंग डाल के जाएगा, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। चलो हेडिंग डालो। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना सॉल्युब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। इससे संबंधित बहुत सारा कंसेप्चुअल बात है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।